मैं डॉक्टर पी सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम एमए प्रीवियस और बीए पार्ट 1 के लिए एक टॉपिक पर स्टडी करेंगे। बीए पार्ट 1 में हम संविधान के 5 भाग को पढ़ा रहे थे। इस भाग में केंद्र सरकार के तीनों अंग विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अध्ययन होता है या व्याख्या होती है। हमने इसमें केंद्र सरकार के 2 अंग यानी विधानपालिका और कार्यपालिका का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम तीसरा केंद्र सरकार का जो अंग है न्यायपालिका, जुडिशरी, उसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम देश के सर्वोच्च न्यायालयों को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि न्यायपालिका के अंदर उच्च स्तर पर हमारा सर्वोच्च न्यायालय ही आता है। सर्वोच्च न्यायालय को जानने से पहले इसकी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में इस न्यायालय की स्थापना कब से आरंभ हुई। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें 1773 को याद रखना है। इसमें ब्रिटिश सरकार ने एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था, जिसमें कहा गया था कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। लेकिन ये न्यायालय 1774 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। यह क्वेश्चन आता है कि ये सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में ही क्यों स्थापित किया गया। तो उस समय ध्यान रखना है कि उस समय हमारे देश की राजधानी कोलकाता ही थी। इस सर्वोच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके बाद 1935 में एक भारत शासन अधिनियम लागू किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत में एक संघीय न्यायपालिका होगी या संघीय न्यायालय होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 1937 में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई, क्योंकि उस समय भारत की राजधानी दिल्ली थी। इसमें एक चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश शामिल थे, यानी कुल संख्या 8 थी। इसमें एक ध्यान रखना है, जो हमने 1974 और 1935 एक्ट की बात की है, इसकी अलग बात ये थी कि इन दोनों ही न्यायालयों के खिलाफ अपील की जा सकती थी। कहाँ पर? ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल में। तो सबसे बड़ी बात इसको ये ध्यान रखना है, इन कोर्ट्स की अपील ब्रिटेन में प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। उसके बाद 1950 में हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ और संविधान के बाद हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्माण किया गया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 1935 के एक्ट के अंदर जो संख्या न्यायाधीशों की रखी गई थी, यानी एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य न्यायाधीश, वही संख्या इस समय भी भारत में रखी गई थी। इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए या क्या थी। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे 3 टॉपिक हैं इसमें जो बताने हैं आपको। पहला ये है कि वो नागरिक कम से कम 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, यानी जज रहा हो। दूसरी कंडीशन ये थी कि वो व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में अधिवक्ता यानी एडवोकेट के रूप में कार्य किया हो। तीसरा पॉइंट है इसमें कि राष्ट्रपति की नज़र में अगर कोई व्यक्ति कानून का ज्ञाता है या वो कानूनज्ञ है, तो ऐसे व्यक्ति को भी न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ऊपर वाले 2 पॉइंट हैं, उसके आधार पर तो आज तक नियुक्तियाँ हुई हैं, लेकिन आज तक तीसरा जो पॉइंट है कि जो राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार होना चाहिए, इस आधार पर कोई भी नियुक्ति हमारे यहाँ नहीं हो पाई है। ठीक है। उसके बाद इसका पॉइंट आएगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति होती कैसे है, इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है। हमारे संविधान में बता नहीं पाया आपको कि संविधान जो है 5वें भाग में है और ये आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक इसकी व्याख्या की गई है। तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसमें प्रक्रिया 124 पार्ट 2 में दी गई है। नियुक्तियों के प्रोसेस को हमें जानने के लिए जानना है कि 1950 से लेकर 1993, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 1950 यानी जब सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया और 1993 तक
जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के अंतर्गत ये बताया गया था कि भारत का मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। समझ रहे हैं ना, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेगा। इसमें एक और पॉइंट भी था कि इसके लिए उसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह भी लेनी होगी, लेकिन ये गारंटी नहीं थी कि वो सलाह लेगा ही, वो उसकी मर्जी पर डिपेंड करता था। तो पहली प्रक्रिया क्या थी जो 93 तक चली थी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन 1993 में सर्वोच्च न्यायालय में इस पर काफ़ी विवाद हुआ और कहा गया कि हमारे संविधान में विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग सदन हैं और न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित किया गया है कि जिसमें किसी का भी इंटरफियर नहीं होगा। लेकिन जब न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो मंत्रिपरिषद यानी कार्यपालिका इसमें क्यों हस्तक्षेप करती है? इसमें कार्यपालिका को शामिल नहीं होना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला बदल दिया और ये कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा एक समिति के द्वारा होगी। उस समिति का नाम बाद में मीडिया द्वारा कॉलेजियम दिया गया। इसमें पूछो कॉलेजियम का अर्थ क्या होता है? कॉलेजियम का मतलब होता है कि इसमें 5 मेंबर होंगे, 5 समिति मेंबर होंगे। एक होगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। और इस प्रक्रिया में कहा गया कि किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति इस कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर ही होगी और राष्ट्रपति को सिफारिश पर ही उसकी नियुक्ति करनी होगी। ठीक है, इसके बीच में कई प्रॉब्लम आई हैं, वो आपको नहीं जाननी है, बस फिर से मैं बताना है। इस समय हमारे यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर ही की जाती है। ठीक है, अब आएगा न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, किनको कैसे पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 2 तरह के आरोप जब किसी न्यायाधीश पर लगते हैं तो उसको पद से हटाने की प्रक्रिया हमारे यहाँ स्टार्ट होती है। पहला है कदाचार यानी कि मिसबिहेवियर और दूसरा है अक्षमता यानी शारीरिक रूप से आदमी काम करने के में सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है और ये प्रक्रिया होती है महाभियोग, है ना, इम्पीचमेंट बोलते हैं इसको। इसकी प्रक्रिया ये है कि संसद के दोनों सदन के द्वारा इसको पूरा किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें 14 दिन पहले पूर्व नोटिस जो है उस न्यायाधीश को दिया जाता है, जिससे वो अपनी प्रक्रिया या सोच को या नियम को, अपनी सूचना को वो संसद में पहुंचा सके। अगर वो सूचना नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में इसका प्रस्ताव किसी भी सदन में यानी लोकसभा में या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर लोकसभा में इसको प्रस्तुत करना है तो इसके पीछे 100 सदस्य यानी लोकसभा के 100 MP इसके समर्थन में होने चाहिए। अगर यही प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है तो इसके पीछे 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। ये प्रस्ताव जो स्टार्ट होता है, अगर ये दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास हो जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये महाभियोग प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उस न्यायाधीश को पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन भारत में आज तक ये ऐसी प्रक्रिया कंप्लीट या पूरी नहीं हुई है। अभी तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया नहीं गया है। अगला पॉइंट आएगा इसमें, इनकी सैलरी क्या है, वेतन क्या है। इसमें बताना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह 2,80,000 मिलते हैं और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी जो सैलरी है या वेतन है वो 2,50,000 पर मंथ है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट इसमें आएगा गढ़ पूर्ति, जिसको हम कोरम बोलते हैं। कि कोरम क्या है इसमें, कि न्यायाधीश की या सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई करने के लिए कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए। इसमें ध्यान रखना है कि ये कोरम है 1/3, 1/3 बहुमत होना चाहिए। इसमें ऐसा 2 पॉइंट और हैं इसमें हमारे पास कि मान लो अगर कोरम पूरा नहीं है तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 127 और 128 में ये प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जज राष्ट्रपति की सलाह से हाई कोर्ट के जजों को अपने यहाँ नियुक्त कर सकता है। ठीक है, दूसरा है आर्टिकल 128। इसमें ये कहा गया है कि जो जज सेवानिवृत्त हो गए हैं
या जो रिटायर हो चुके हैं उसको भी राष्ट्रपति की सलाह से मुख्य न्यायाधीश अपने सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त कर सकता है। इन जजों को हम एडॉक पर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें मुख्य चीज़ होती है कि इसकी पावर्स क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, रिकॉर्ड कोर्ट है। इसका अर्थ होता है कि हमारे यहाँ न्यायालय की एकीकृत व्यवस्था है, वह संसदीय है लेकिन न्यायालय हमारे एकीकृत है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी फैसले दिए जाते हैं उन फैसलों को उसके नीचे जो कोर्ट हैं, जो नीचे न्यायालय हैं, उनको एक उदाहरण के रूप में, एक नज़रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं, यानी उनके आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं वो एक रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं, जिनके आधार पर निम्न जो कोर्ट है उन पर फैसला देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा आता है पॉइंट आरंभिक क्षेत्र यानी प्रारंभिक क्षेत्र, जो इसके क्षेत्राधिकार में आता है। इसका अर्थ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बिना अपील के सीधे केस या मुद्दा जा सकता है। इसमें 3 तरह के मुद्दे शामिल हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद होना। दूसरा मुद्दा है 2 राज्यों की सरकारों के बीच विवाद पैदा होना। और तीसरा पॉइंट ये है 2 से अधिक राज्यों की सरकारों के बीच विवाद पैदा होना। इनकी अपील सीधा केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसे हम बोलते हैं प्रारंभिक अधिकार, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी इसका अर्थ ये है कि ये केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, बल्कि हाई कोर्ट के केस को अपील के रूप में इन्हें सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। अर्थात हाई कोर्ट जब किसी केस पर या मुद्दे पर फैसला देता है तो उस फैसले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील की जा सकती है। ये 2 तरह के क्षेत्र हैं, एक दीवानी होता है, एक फौजदारी। दीवानी में हमारी संपत्ति आती है जिसमें कानूनों की व्याख्या की जाती है और अधिनियमों की व्याख्या की जाती है। दूसरा है हमारा फौजदारी मामला। फौजदारी मामले में लड़ाई झगड़ा, चोरी, लूट, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसके 2 तरह क्षेत्राधिकार हैं, एक दीवानी एक फौजदारी, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है एक और पॉइंट है इसका परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, यानी सलाहकार समिति। ये हमारे आर्टिकल 143 में जिक्र है इसका। इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर, किसी प्रस्ताव पर, किसी समस्या पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है ना। इसका अर्थ ये है कि अब तक सुप्रीम कोर्ट से 9 बार सलाह ली जा चुकी है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि राष्ट्रपति उस सलाह को मानता है या नहीं मानता। एक 10वीं सलाह जो इसमें हमारे यहाँ ली गई है सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या कांड के बारे में, उसके बारे में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था सलाह देने से, ठीक है। तो आज यही हम टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है, ओके।